नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जो सप्तरथ मंदिर है ये महाबलीपुरम में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ये किस राज्य में स्थित है तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और देखो दोस्तों, पर्वतों को काटकर रथ के आकार के निर्मित इन मंदिरों को सप्तरथ या फिर सप्त पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, इनको सप्तरथ मंदिर या फिर सप्त पैगोडा कहा जाता है। और दोस्तों इन मंदिरों में जो द्रौपदी रथ है ये सबसे छोटा रथ है और जो धर्मराज रथ है ये सबसे बड़ा रथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और दोस्तों ये जो सप्तरथ मंदिर या फिर सप्त पैगोडा हैं, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासक थे, उनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, इनके द्वारा जो है सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी मंदिर या फिर कोई फेमस प्लेस होता है तो उसके निर्माणकर्ता आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। तो देखो दोस्तों, जो दांत का मंदिर है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दांत का मंदिर या फिर टेम्पल ऑफ टूथ, ठीक है, ये एक फेमस बौद्ध तीर्थ स्थान है और ये श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका के कैंडी नामक शहर में स्थित है। और इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे हुए हैं। याद रखना, महात्मा बुद्ध के जो दांत हैं वो इसी मंदिर में रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे। तो देखो दोस्तों, कुषाणों ने सोने के, चांदी के और तांबे के तीनों सिक्के चलवाए थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कुषाण हैं इनको और क्या कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों जो कुषाण हैं इनको तुषारी कहा जाता था। ये क्वेश्चन अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था, वहां पर पूछा गया था। तो कुषाणों को तुषारी भी कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभिधम्म है क्या। दोस्तों बौद्ध धर्म में कितने पिटक थे? तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे। ठीक है, और उन 3 पिटक में से एक है अभिधम्म। वो 3 पिटक कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो था विनय पिटक, ठीक है, एक था विनय पिटक, दूसरा कौन सा था? दूसरा था सुत्त पिटक। ठीक है, दूसरा था सुत्त पिटक और तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था अभिधम्म पिटक। और दोस्तों अभिधम्म पिटक में जो कथा वस्तु के बारे में लिखा है वो लिखा है मोगली पुत्र तिस्म ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो मोगली पुत्र तिस्म है ये बौद्ध धर्म के एक भिक्षु और विद्वान थे। ठीक है, और दोस्तों ये जो हैं ये अशोक और अशोक का जो पुत्र था महेंद्र, उसके आध्यात्मिक गुरु भी थे। यदि आपसे पूछा जाए कि मोगली पुत्र तिस्म कौन थे तो आप कहेंगे अशोक, और अशोक का जो पुत्र था महेंद्र उसके आध्यात्मिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी क्या है? ये हमारी अर्थ है और ये है सन। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति कर रही है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है। ठीक है, और इस परिक्रमा में ये जो हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, इस परिक्रमा में जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक आ जाती है, ये पृथ्वी यहाँ पर आ गई, सूर्य के सबसे ज्यादा पास में आ गई, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऐसी घटना को कहा जाता है उपसौर। ठीक है, क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और दोस्तों ये स्थिति कब बनती है? तो ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को। ठीक है, उपसौर, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे पेरी हेलाइन। ठीक है,
और दोस्तों ये जो उपसौर की कंडीशन बनती है, इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? दोस्तों इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की ये वाली दूरी कितनी होती है? तो 14.7 करोड़ किलोमीटर ये दूरी होती है, ठीक है। और दोस्तों इस घटना के दौरान पृथ्वी पर 7% सूर्य विकिरण अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि जब उपसौर की कंडीशन बनती है तब पृथ्वी के लिए कितने % अधिक सौर्य विकिरण प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे कि 7% अधिक सौर्य विकिरण प्राप्त होते हैं पृथ्वी के लिए जब उपसौर की कंडीशन बनती है। दोस्तों इसी के अपोजिट एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये वाली जो अधिकतम दूरी दिख रही है ये कब होती है? तो दोस्तों ये होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। दोस्तों वही होता है कि जब हमारी पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है, और इस परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा दूर चली जाती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है अपसौर, ठीक है। और ये जो कंडीशन है ये स्थिति कब बनती है? तो ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को, ठीक है। इसको अपसौर कहा जाता है या फिर एपिलाइन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। और देखो दोस्तों जब ये अपसौर की कंडीशन बनती है तो तब पृथ्वी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और सूर्य के बीच में दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों ये दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर ये दूरी होती है, ठीक है। और दोस्तों इस घटना में जो सूर्य से पृथ्वी पर सौर्य विकिरण प्राप्त होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो औसत से 7% कम प्राप्त होते हैं, ठीक है। औसत से 7% कम सौर्य विकिरण प्राप्त होते हैं पृथ्वी के लिए अपसौर की कंडीशन में, ठीक है। दोस्तों ये 2 कंडीशन हमने पढ़ ली हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी क्रम में कि एपसाइट रेखा किसको मिलाती है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एपसाइट रेखा है ये उपसौर एवं अपसौर, ठीक है, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये वाली ये जो आप रेखा देख पा रहे होंगे इसको एपसाइट रेखा कहा जाता है, ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि उपसौर और अपसौर को मिलाती है। और दोस्तों ये जो रेखा है ये सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है एपसाइट रेखा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? दोस्तों जो चंद्रमा का प्रकाश होता है इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आप कहेंगे 1.3 सेकंड का समय लगता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो होता है इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आप क्या कहेंगे इस कंडीशन में? आप कहेंगे 8.3 मिनट लगते हैं जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ठोस कपूर से वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन करते हैं। ऊर्ध्वपातन में दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया में कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना किसी द्रव अवस्था में जाए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ठोस है, ठीक है, तो ये किसी भी द्रव अवस्था में नहीं जाता और ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों इसी के अपोजिट, इसी के विपरीत एक प्रक्रिया होती है निक्षेपण, ठीक है। तो जो निक्षेपण है ये ऊर्ध्वपातन के बिल्कुल विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों यहाँ से भी 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 15 है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो आप कहेंगे स्थायी सदस्य देश हैं 5 और अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य देश हैं 10, ठीक है। और इस प्रकार से टोटल कितने हैं? तो टोटल जो है 15 सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद में, ठीक है। और दोस्तों ये जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं इनके ही पास में वीटो पावर होता है, ठीक है। वो 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो एक तो है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन है, तीसरा फ्रांस है, चौथा रूस है और 5वां है चाइना। तो ये 5 आपको स्थायी सदस्य देश याद रखना है सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है किस उद्योग में भारत में अन्य 3 विकल्पों की तुलना में अधिक रोजगार प्राप्त होता है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भारत का सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, ठीक है।
और आपको याद रखना है कि सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक है, यानी कि अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों। सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, ठीक है, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों गुजरात है, ठीक है। तो ये अग्रणी राज्य आपको याद रखना है सूती वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी की इमारतें किसकी बनी हैं। तो देखो दोस्तों, जो फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं, ठीक है, ये किसकी बनी हुई हैं दोस्तों, ये बनी हुई हैं लाल पत्थरों की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण गुजरात विजय के बाद में अकबर ने करवाया था, ठीक है। और देखो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों फतेहपुर सीकरी को अकबर के सपनों का नगर कहा जाता है। अकबर के सपनों का नगर किसको कहा जाता है, तो फतेहपुर सीकरी को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित अन्य भंडार गृह गोल घर किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो गोल घर है, ठीक है, ये ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित एक अन्य भंडार गृह था, ठीक है। और ये किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है पटना में, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में ये बनाया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो गोल घर है इसका निर्माण कब पूरा हुआ था दोस्तों, इसका निर्माण जो है ये 1786 में पूरा हुआ था, ठीक है। और ये किसके आदेश से बनाया गया था, तो एक गवर्नर जनरल था, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग के आदेश से ये जो अन्न भंडार गृह है गोल घर, ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, ये पंचायती राज में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है। दोस्तों एक संविधान संशोधन हुआ था, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 83वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 2002 में। और दोस्तों इस संविधान संशोधन के दौरान अरुणाचल प्रदेश को पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से मुक्त बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 101वां संविधान संशोधन है ये जीएसटी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लागू किया गया था दोस्तों। इसीलिए हम हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं इंडिया में, ठीक है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि पूरे संसार में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था, तो आप कहेंगे पूरे संसार में सबसे पहले जीएसटी जो है ये फ्रांस देश में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 102वां संविधान संशोधन, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 102वां संविधान संशोधन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए दोस्तों, जब भी ओबीसी की बात होती है तो ये हमेशा दूसरे नंबर पर लिखा जाता है। कैसे, पहले नंबर पर क्या लिखा जाता है, जनरल लिखा जाता है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा जाता है, तो दूसरे नंबर पे ओबीसी लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे एससी लिखा जाता है और फिर एसटी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्रम हमेशा दूसरे स्थान पर रहता है। तो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा कौन सा संविधान संशोधन देता है, तो 102वां संविधान देता है, ठीक है। दोस्तों ये जो मैंने लॉजिक बताया है ये केवल आपको याद करवाने के लिए बताया है, ठीक है, वरना कुछ जो स्टूडेंट रहते हैं वो पता नहीं कहाँ पर रिलेट करते हैं और फालतू के कमेंट करते हैं, ठीक है। तो केवल याद करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2019 में। कब हुआ था, 2019 में हुआ था। और इसके द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, ठीक है,
यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों 104वां संविधान संशोधन जो है ये लोकसभा में SC ST के आरक्षण से संबंधित है और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें SC ST के आरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का यानी कि 104वां संविधान संशोधन का हम कर लेते हैं ऑपरेशन, सारे इफेक्टों को समझ लेते हैं। दोस्तों 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। ठीक है, ये लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों में SC ST के आरक्षण से संबंधित है। इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभा में SC ST के आरक्षण की जो अवधि है इसको 10 वर्ष बढ़ाया गया है। और कब तक के लिए इसको बढ़ाया गया है, तो 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। इस पूर्व में ये जो आरक्षण की सीमा है इसको 25 जनवरी 2020 तक के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन ये समय सीमा खत्म ही हो रही थी। इससे पूर्व 2019 में ये संविधान संशोधन कर दिया गया और ये जो समय सीमा है ये 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई। ठीक है, ये एक बात हुई। और दूसरा, इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, तो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सीटें होती थीं इनको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों इनको समाप्त तो कर दिया गया है, लेकिन जो अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के, ठीक है, तो 2 एंग्लो इंडियन जो हैं ये 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। याद रखना, ऐसा नहीं कि ये प्रक्रिया समाप्त कर दी तो ये जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किए थे, नॉमिनेट किए थे, उनको अभी भगा दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनको एक बार नॉमिनेट कर दिया है तो अगले इलेक्शन तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बाद ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है लोकसभा में कि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, तो ये प्रक्रिया अब अगले इलेक्शन से खत्म हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों यदि हम बात करें कि लोकसभा में SC के लिए कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में SC के लिए 84 सीटें हैं। ठीक है, और ST के लिए कितनी सीटें हैं, तो ST के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। और दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये तो वैदिक सभ्यता की हमने बात करी, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आप कहेंगे सिंधु सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहु विवाह नामक पुस्तक किसके दौरान लिखी गई। दोस्तों बहु विवाह ये पुस्तक किसके दौरान लिखी गई, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं ये विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। ठीक है, और इनके प्रयासों के कारण ही अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रामपाल कौन थे। दोस्तों रामपाल जो हैं ये पाल वंश के एक शासक थे। ठीक है, पाल वंश के एक शासक थे और इन्होंने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जगदल विश्वविद्यालय वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 22, ब्रह्मवेद किस वेद का दूसरा नाम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मवेद जो है ये अथर्ववेद का दूसरा नाम है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अथर्ववेद की रचना किसने की थी, तो एक अथर्वा नामक ऋषि थे। ठीक है, इन्होंने अथर्ववेद की रचना की थी, इसलिए इस वेद का नाम क्या पड़ा, तो अथर्ववेद पड़ा। ठीक है, और दोस्तों यज्ञ में ब्रह्मा के लिए इस वेद का प्रयोग होता था। ठीक है, यज्ञ जब होते थे तो ब्रह्मा जी के लिए इस वेद का प्रयोग होता था, इसलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। और दोस्तों अथर्ववेद या फिर ब्रह्मवेद जो है इस वेद में जादू टोना भूत प्रेत आदि मंत्रों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 23 क्वेश्चन, भारत में नून माटी स्थान निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये जो नून माटी नामक प्लेस है इसका संबंध पेट्रोलियम उद्योग से है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो नून माटी नामक स्थान है
ये असम में, ठीक है, ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर जो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन यानी कि IOC ने अपना पहला तेल रिफाइनरी प्लांट लगाया था। कहाँ पर? नून माटी में। और पहला तेल रिफाइनरी प्लांट IOC ने कब लगाया था? तो 1962 में लगाया था। ये नून माटी नामक प्लेस जो है ये फेमस है, ठीक है, याद रखना। पेट्रोलियम उद्योग से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले गाथा सप्तशती के बारे में आप जान लीजिए। इसकी रचना की थी राजा हाल ने, ठीक है। और राजा हाल ने इसकी रचना किस भाषा में की थी? तो प्राकृत भाषा में की थी, ठीक है। और जो गाथा सप्तशती है यह एक प्रेम कविताओं का संग्रह है, ठीक है। अब राजा हाल के बारे में जान लीजिए। जो राजा हाल हैं ये सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। और दोस्तों राजा हाल का एक दूसरा नाम था, ठीक है, इसको शालिवाहन के नाम से भी जाना जाता था। तो किसी भी नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दोस्तों बात हुई है सातवाहन वंश की। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे राजा सिमुक जो हैं ये सातवाहन वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना जो है ये की गई थी 1915 में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हिंदू महासभा इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। और दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1916 में, ठीक है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे ये भी मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। दोस्तों मदन मोहन मालवीय इनका एक उपनाम है, इनको महामना के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। महामना के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको महामना की उपाधि किसने दी? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने इनको महामना की उपाधि दी, ठीक है। फिर दोस्तों इनको 2015 में, ठीक है, इनको 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखना इनको 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको शॉर्ट में ILO कहते हैं, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि ये जो संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी। 2 फैक्ट आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के और कई सारे वीडियो देखने के लिए जो जीके के हम डेली वीडियो बनाते हैं, जीके का डेली डोज नाम से, ठीक है, तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने घर पर सेफ रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।